Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 25. And most preferably, this will be the last video lecture of thermodynamics. आज के टॉपिक में हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है और उसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या है, जिस पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है और मैं आपको उस पर एक दो प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा। और हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो नीट 2020 में आई थी, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, सबसे पहले जो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन हमने पढ़ी, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ये थी दैट change in the Gibbs free energy, that is delta G, is equivalent to delta G is equivalent to change in the enthalpy, that is delta H, minus temperature into change in entropy, that is delta S। और इस इक्वेशन को देख के हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर जो है वो डिफाइन करो, यानी कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर डिफाइन करूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या मानी जाती है? स्टैंडर्ड कंडीशंस मानी जाती है एक तो 298 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जिसको आप 25 डिग्री सेल्सियस कहते हो रूम टेम्परेचर, और एट प्रेशर जो लिया जाता है वो लिया जाता है या तो 1 एटमॉस्फेयर लेते हो या कभी कभार कुछ बुक्स 1 बार भी दिखाती है, बिकॉज दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इन कंडीशंस को आप स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हो। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर डेल्टा जी को डिफाइन कर रहे हो, उस टाइम उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। दैट मीन्स देन डेल्टा जी इज रिप्लेस्ड बाय, dear students, delta G naught, where delta is the change in Gibbs free energy, where delta G naught is the change in Gibbs free energy under standard conditions। तो अगर हम बाकी भी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखेंगे तो इसका मतलब है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस टेम्परेचर यूजुअली कांस्टेंट रहता है एंड चेंज इन एंट्रोपी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। दिस बिकम्स द इक्वेशन फॉर यू, this becomes the equation for you, that delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught, means change in Gibbs free energy under standard conditions is equal to change in enthalpy under standard conditions minus temperature into change in entropy under standard conditions। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस हो, अगर आपको कोई भी प्रोसेस दिया जा रहा है, प्रोसेस मतलब आपको कोई भी रिएक्शन बताई जा रही है, उस रिएक्शन के लिए अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बताया जाता है आपको रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट्स। देखिए, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल है, इसी को आप प्रोसेस कहते हो, रिएक्शन कहते हो। मान लो रिएक्टेंट्स के लिए जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस है, लेट सपोज हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के लिए हम उसको लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, रिएक्टेंट्स को बनने के लिए, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिएक्टेंट्स को बनने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आता है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स की क्या है, फॉर्मेशन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एफ, एफ का मतलब है फॉर्मेशन, सो इट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट्स, एंड इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये तो आपने याद रखी, इसमें तो कोई शक है नहीं, ये तो आपने याद रखी। दूसरी इक्वेशन जो याद रखेंगे आप, अगर आपको प्रोसेस एक रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट निकालना हो, डेल्टा जी नॉट निकालना हो, तो वो हम निकालते ऐसे, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, डेफिनेटली किन का,
प्रोडक्ट्स का माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस इक्वेशन को हमेशा के लिए याद रखें। डेल्टा जी नॉट है क्या? इट इज अ चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हम इसके थ्रू समझा चुके हैं। अगर आप वही अंडरस्टैंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस, वी कॉल दैट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सिंपल ही है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कभी कभार रिएक्शन दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी नॉट। वहां पे एंथैल्पी दिया होगा, सपोज पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया होगा और एंट्रोपी दिया होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, वहां पे डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन ये है, आराम से समझना है। मान लो क्वेश्चन ये है दैट आपके पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? देखिए ध्यान में रखिए आप, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है फॉर एग्जांपल Cl2 gas, Cl2 gas, it combines with hydrogen sulfide gas H2S, ठीक है ना। और इसमें जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जगह है नहीं, मैं नीचे लिखूंगा। चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन देता हूं। देखिए रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन पूछी गई है, मान लो जिसमें क्या है, क्लोरीन गैस जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपको पता है क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेना, यहाँ पे H2S ले लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट्स बेसिकली अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जब रिएक्शन हो रही है जाहिर सी बात है, सिंस हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाएगा, यहाँ पे ट्वाइस HCl गैस बन रहा है एंड प्लस सल्फर का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में वो बाहर जा रहा है। बहुत सिंपल है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन का आपको बताया गया है दैट दैट देखो गिवन क्या है इस रिएक्शन के लिए, मैं नीचे लिखूंगा। रिएक्शन का गिवन जो है वो ये है दैट डेल्टा जी नॉट ऑफ कोर्स फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का दिया गया है सपोज प्लस 20 किलो जूल्स पर मोल, ये मैंने एक जनरल वैल्यू दिया। और दूसरा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जो HCl का दिया है, HCl का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कितना दिया गया है? मान लो वो दिया गया है, लेट अस टेक इट एज, मैं जनरल वैल्यू देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मान लो 5 किलो जूल्स पर मोल, ऐसे, ठीक है। बिकॉज डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी है, जाहिर सी बात है एनर्जी है, तो एनर्जी पर मोल के हिसाब से मैंने किलो जूल्स में दी। ये आपको गिवन है। आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको बताया जा रहा है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालिए, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, जरा कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे? तो फिलहाल मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज करता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होता है। देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, HCl बन रहा है, वो बन रहा है। देखिए हमें क्या करना है, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट से है, रिएक्टेंट से, तो मैं अगर निकालूंगा दैट डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होता है? डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स उनकी फॉर्मेशन, माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही है। वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पे किसके बराबर होगा? therefore डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू, बताओ प्रोडक्ट्स कौन कौन है? पहले मैं ऐसे लिखूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, प्रोडक्ट्स ट्वाइस HCl है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्वाइस इनटू डेल्टा जी नॉट, किसके लिए? HCl के लिए, ओके। प्लस और कौन है प्रोडक्ट? सल्फर है, सल्फर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो सीधे लिखेंगे
डेल्टा जी नॉट ऑफ सल्फर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये मैं रेज करता हूं। ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद लिखेंगे माइनस, चलिए प्रोडक्ट्स का है माइनस, चलिए रिएक्टेंट्स का बताइए। रिएक्टेंट्स में डेल्टा जी नॉट क्लोरीन गैस का प्लस, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन वन ही है, तो इट विल बी डेल्टा जी नॉट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए, बताइए किसके बराबर निकलेगा डेल्टा जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वलेंट टू। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये मैं रेज करूंगा नीचे, तो चलिए वैल्यू दीजिए फिलहाल। इट विल बी 2 इंटू, बताओ डेल्टा जी नॉट एस के लिए कितना दिया गया है? डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर एस इट इज इक्वल टू 5 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन ये दो बार है, खुद ही देखो ना, ट्वाइस है ना, तो दैट विल बी 5 किलो जूल्स पर मोल, 5 किलो जूल्स पर मोल। ओके, प्लस डेल्टा जी नॉट फॉर सल्फर, आपको पता होता है ना दैट चेंज इन एंट्रोपी हो, चेंज इन एंथैल्पी हो, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो, फॉर द एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट्स, वो जीरो माना जाता है। मैं नोट में वो लिख लूंगा, तो इसके लिए जीरो आ जाएगा। माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर क्लोरीन दिया गया है, कितना दिया है क्लोरीन? एक सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके फाइन, हाइड्रोजन सल क्लोरीन, क्लोरीन तो यहाँ पे है, ये फिर से आ जाएगा जीरो, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है ना। एंड डेल्टा जी नॉट फॉर H2S कितना दिया गया है? 20 किलो जूल्स पर मोल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके, तो वहां पे क्या हम लिखेंगे? ब्रैकेट में हम एक नोट डालेंगे, और नोट में हम ये लिखेंगे, नोट क्या है? नोट ये है दैट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, उसको क्या लिखेंगे हम? डेल्टा जी नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर द एलिमेंट्स फॉर द एलिमेंट्स इन their for the elements in their standard states, for the elements in their standard states means reference states, जो naturally occurring state होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, that is taken as zero, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट डेल्टा जी नॉट, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट फॉर सल्फर सॉलिड स्टेट में जो होगा वो जीरो होगा, या डेल्टा जी नॉट जो आपका क्लोरीन है, बिकॉज क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट विल बी टेकन एज जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे भी जीरो लिया, यहाँ पे भी जीरो लिया। तो बताओ डेल्टा जी नॉट किसके बराबर निकला? देयरफॉर डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू, तो कितना हो गया? 5 इंटू टू दैट इज 10, इट विल बी 10 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा सारा, ठीक है ना। और यहाँ पे है 20 किलो जूल्स पर मोल, 20 किलो जूल्स पर मोल। तो बताओ टोटल डेल्टा जी कितना आया? देयरफॉर मैं नीचे लिखता हूँ डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू आया इस रिएक्शन के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, ओके, वो किसके बराबर आया? तो -20 में से 10 कटेगा, तो दैट मीन्स -10 किलो जूल्स पर मोल। ये मैंने एक रैंडम वैल्यू लिया आपके लिए, कहने का मतलब क्या है? आप देखो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आ रहा है नेगेटिव, when it comes out to be negative, the process will be spontaneous, the process will be spontaneous and hence the reaction will take place। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों दैट मैंने आपको कहा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है दैट आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, आपको रिएक्शन में ये बताया जाएगा कि एक रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ वैल्यूज दिए होंगे, डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, या तो कुछ रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का दिया होगा, और आपको बताया जाएगा कि आपको ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस निकालना है, यानी कि आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है रिएक्शन के लिए। तो मैंने उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई, आई होप आपको समझ आया। बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये इजी तब लगती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं इसको,
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे ऐसे ही, तो फिर ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगेगी आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं हम और उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन, क्या ए प्लस बी गिव्स सी। फॉर एग्जांपल ऐसे ए प्लस बी गिव्स सी, ए प्लस बी गिव्स सी। सबको क्लियर हो रहा है? ए प्लस बी गिव्स सी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के लिए आपको फॉर एग्जांपल देखिए, इस रिएक्शन के लिए आपको दिया गया है डेल्टा एच। मान लीजिए ऐसे डेल्टा एच जो है बताया गया है, इट इज माइनस, मान लो 105 किलो जूल्स पर मोल। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, मैंने एक जनरल एग्जांपल दी। एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी, जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू है 105 किलो जूल्स पर मोल। जो ही आपने माइनस का साइन देखा, आपको याद आया दैट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। ओके, आपको क्या बताना है? प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट अंडर विच कंडीशन, predict under which condition reaction will be spontaneous। आपको बताना है नीचे दिए गई कंडीशन में रिएक्शन किस में स्पॉन्टेनियस या फीजिबल हो सकती है। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाई टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन लो टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन मान लो इंटरमीडिएट टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, एंड मान लो चौथा ऑप्शन दिया गया है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबको क्लियर हुआ? अब पहले आप बात याद रखेंगे, सर यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, यहां पर मैंने गिब्स फ्री एनर्जी की बात नहीं की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बाहर जा रही है, तो इसके लिए भी आप एक नोट पहले डाल दो, हालांकि वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है आपको, लेकिन फिर से समझो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा है पहले ही दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर लो टेम्परेचर्स फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप रिचार्ड लेयर्स प्रिंसिपल इस्तेमाल कीजिए ना इसमें, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होती है। सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, और अगर आप चाहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो टेम्परेचर लो होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जाहिर सी बात है एंडो हीट देनी पड़ती है, उसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा एच आपका माइनस आ रहा है, तो ये रिएक्शन बता रहा है मैं एक्सोथर्मिक हूँ। तो बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस कंडीशन के अंडर फीजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी? तो आपने मार्क किया होगा द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एक छोटा सा। अब हमें क्या करना है काम, हमारा जो टॉपिक है ना अभी यहाँ पे वो है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स free energy, relationship between standard gives free energy, that means delta G naught, and equilibrium constant। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट 2020 में भी पूछा गया है।
वो प्रॉब्लम भी करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप के सी कहो या के पी कहो। देखिए सबसे पहले जब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की तो इसका मतलब है मैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात कर रहा हूं, और इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया है। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, मेरे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, मान लो मैं कहूंगा ऐसे में लिखूंगा, मान लो x रेज्ड पावर x प्लस y रेज्ड पावर y गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, या ऐसे लेते हैं, मैं ए लेता हूं, चलिए ऐसे लेता हूं, मैं लिखूंगा a रेज्ड पावर a प्लस b रेज्ड पावर b गिव्स x raised power x plus y raised power y, where a and b are reactants, a small a and small b are their stoichiometric coefficients which have been raised to their powers, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, चलो मैं इसको ज्यादा ऐसे लिखूंगा, इट्स नॉट अ बेटर वे, मैं लिखूंगा a raised power a प्लस b raised या b into b c into c y into y, ऐसे लिखते हैं, दिस इज बेटर। अगर मैं लिखूंगा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर मैं लिखूंगा एट एनी टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक कोएफिशिएंट डिटरमिन किया जाता है, उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं। मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एट एनी टाइम की बात कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी, तो वो किसके बराबर होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई कीजिए, वो होता है बराबर एक्टिव मास ऑफ x रेज्ड टू पावर इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट y रेज्ड टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ reactant A raised to its stoichiometric coefficient into active mass of reactant B raised to its stoichiometric coefficient. This quantity is called as reaction coefficient. This quantity is called as reaction coefficient. Reaction quotient इसको कहते हैं, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहां पे, दैट ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी एट एनी टाइम है, मगर अगर आप इसी क्वांटिटी को डिफाइन करोगे एट इक्विलिब्रियम, अगर आप इसी क्वांटिटी को डिफाइन करोगे एट इक्विलिब्रियम, प्यारे बच्चों उस टाइम क्यू जो है वो चेंज होता है इनटू के, और सिंपली उस टाइम जो हम इक्वेशन लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं के इज इक्वल टू रेज्ड टू पावर एक्स वाई इंटू रेज्ड टू पावर वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू रेज्ड पावर ए इंटू बी इंटू रेज्ड पावर बी। ये मैं समझा चुका हूं आपको, पहले भी इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया है पूरा। Where k is the equilibrium constant, q is not the equilibrium constant, q can be become equal to k only at equilibrium, you are getting, so this is called as equilibrium constant। तो equilibrium constant समझते हो ना, एक प्रोसेस में, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे equilibrium constant की बात की। अगर ये आप इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो kc, और अगर आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स है तो kp। सबको क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो उसके लिए जो रिलेशन है वो याद रखो आप, वो देखो वो क्या है, देखिए रिलेशन में डायरेक्टली दूंगा आपको, वो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन आप याद रखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लिन ऑफ क्यू। क्यू इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, मैंने अभी कहा एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, अब आप कहोगे सर ये जो ऊपर आपने लिखा, ये क्या लिखा आपने, ये मैंने लिखा डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, R is the universal gas constant, T is the temperature, ln is the natural log, ln का मतलब ऐसे ये होता है log to the base exponential, इसी को natural log कहते हैं ऐसे। Q is the reaction coefficient। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो उस टाइम Q किसके बराबर हो जाता है, K के। तो बताओ ये इक्वेशन बनेगी क्या, क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस R इंटू टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ln ऑफ K। यहां तक सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखिए
सिंस आपको पता है एट इक्विलिब्रियम, मैं यहां पे लिखूंगा वी नो क्या, एट इक्विलिब्रियम कामा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जीरो के बराबर होता है। पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी आपको दैट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी, मैंने डेल्टा जी नॉट नहीं कहा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। For spontaneous process, delta G is equal to negative. For non-spontaneous process, delta G is equal to positive. And for processes, reversible processes at equilibrium, delta G is equal to zero. जरा मुझे बताओ ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, बताओ। जब डेल्टा जी जीरो के बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लिन ऑफ के। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलिए आ जाइए यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, कहानी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा जी एक साइड से रखो, आर टी को दूसरी साइड से लो। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये प्लस आर टी लिन ऑफ के है, इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा तो ये माइनस आर टी लिन ऑफ के बनेगा। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप स्टार डाल के याद रखेंगे, पहली बात, बिकॉज अगर नेचुरल लॉग में दिया है। लेकिन अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 चेंज करना चाहो तो डेल्टा जी नॉट बनता है माइनस 2.303 आर टी। नेचुरल लॉग टू द बेस 10 ऑटोमेटिकली चेंज होता है इनटू के। दिस इज अनदर रिलेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, दैट नेचुरल लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग लिन जो होता है, या वो होता है बराबर, यानी कि लॉग टू द बेस एक्सपोनेंशियल, वो होता है बराबर लॉग, वो होता है बराबर 2.303 लॉग टू द बेस 10। वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया और मैंने कुछ नहीं किया। नेचुरल लॉग के बजाय मैंने किया 2.303 लॉग टू द बेस 10, बाकी आर टी मल्टीप्लाइड सेम है। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जो आपको नीट में आया था 2020 में, जो कि परसों हो गया। क्वेश्चन क्या आया था, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, देखिए कितना इजी है, कितना सिंपल है और कितना इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या आया था, नीट 2020, क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट 2020। क्या था क्वेश्चन, था हाइड्रोलिसिस ऑफ sucrose एट 300 केल्विन, आप पेपर जाके चेक भी कर सकते हैं, इज गिवन बिलो। यानी कि सक्रोज जो है, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे 12th में, 11th को वालों को बता रहा हूं, तो ये डाइसैकेराइड होता है। उन्होंने कहा था सक्रोज जो है, इस सक्रोज की क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी के साथ ये टूट जाता है और बनाता क्या है, बनाता है एक तो ग्लूकोज एंड प्लस दूसरा कंपाउंड बनता है फ्रुक्टोज। इस रिएक्शन के लिए इन्होंने दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज एट 300 केल्विन इज गिवन log टू द बेस 10 के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 13। देखिए ये दिया गया, ध्यान रखिए ये दिया गया है, आपको बताया गया है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। तो बताओ किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल इनटू माइनस 2.303 इंटू, बताओ आर कितना है, आर आपको पता होगा 8.314
जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे लिखा था जूल पर केल्विन पर मोल। आप यूनिट्स लिखो या नहीं लिखो, ठीक है ना, ये ऐसे दिया था। इनटू टी, टी कितना है, टी है 300 केल्विन, तो ऐसे दिया गया था 300 केल्विन। आप केल्विन 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 और पर केल्विन को काट सकते हो। लॉग ऑफ के, अब लॉग 10 ऑफ के कितना दिया है, ऐसे था इंटू 2 इंटू 10⁻13। आप जाके चेक कीजिए, वहां पे एक ये आंसर था, ऑप्शन बी था शायद वो, आई डोंट नो, लेकिन आप वहां पे चेक कीजिए। एक जगह पे दिया था, यहां तक वैल्यू सेम था, एक जगह पे दिया था 4 इंटू 10⁻13, लेकिन 4 तो दिया नहीं था वहां, तो 2 इंटू 10⁻13 था। दूसरे में दिया था 2 इंटू 10⁻13, ये वाला ये करेक्ट था। तीसरे में दिया था यहाँ पे माइनस के बजाय उन्होंने प्लस दिया था। तो सिंपली आपको यहाँ पे इक्वेशन यूज करोगे। अब ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये जरूरी नहीं है आप 2.303 ही इस्तेमाल कीजिए, कुछ कभी कभार वो क्या देगा, वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में देगा, तो उस टाइम आपको 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो आपको ऑप्शंस को देख के जो है सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया था, ये आप मुझे बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। एक और न्यूमेरिक, एक और प्रॉब्लम याद रखिए दैट अगर आपको ये दिया, हालांकि मैंने वो ऑलरेडी कहा दैट एक इक्वेशन जो ये है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट, इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पे आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना होगा, मे बी वहां पर एंथैल्पी दिया होगा और आपको एंट्रोपी दिया होगा, तो टेम्परेचर गिवन पे आप ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक तो प्रॉब्लम्स डिस्कस की और हमने बताया आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है और उसकी रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या है, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं। मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ, ये दो इक्वेशंस हालांकि ये एक ही है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो dear students, this was all about lecture number 25 and this was all about thermodynamics जो कि हमने कंप्लीट किया है। तो हालांकि एक स्टूडेंट ने मुझे कल एक क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, शायद या तो जुबैर है उसका नाम या तो समथिंग वाहिद, समथिंग लाइक दैट। ही वाज हैविंग कंफ्यूजन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था दैट वाटर को अगर आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना चाहो, अगर आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना चाहो, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्रोसेस एंट्रोपी ड्रिवन फैक्टर होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहीं पे एरो दिखाया था, अगर वेपर वापस कन्वर्ट में होगा वाटर में, तो उसको कंफ्यूजन हुआ था, शायद सर आप रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे। ये केस फर्स्ट अलग है, मतलब आप देखते हो बाहर, अगर आप वाटर बॉडीज देखोगे हमारी, तो आप देखते हो इवोपरेशन हो रहा है, सन की हीट की वजह से उसमें इवोपरेशन हो रहा है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भाग जाता है, वाटर टू वाटर वेपर, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, सो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी ड्रिवन, स्पॉन्टेनियस। अब आप ये कहोगे सर इसको तो हीट चाहिए इवोपरेशन के लिए, यहाँ पे तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, आएगा पॉजिटिव, लेकिन आपको निकालना क्या है, टोटल, आपको टोटल निकालना है डेल्टा जी, डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बात समझिए, आप कहोगे सर इस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन मैंने कहा डेल्टा एस भी पॉजिटिव है बिकॉज रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा जी निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है ऑपरेशन है ना, हीट तो देनी पड़ेगी। उसके बाद माइनस टेम्परेचर, डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। वहां पे डेल्टा एस का वैल्यू इतना ज्यादा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, देखो ये तो पॉजिटिव है, अब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। तो वहां पे एंट्रोपी इतना ज्यादा इंक्रीज होता है कि उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अलग केस है, अलग केस है इवोपरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। दूसरा केस मैंने जो दिया था, हालांकि मैंने एरो में ऐसे दिखाया था, उसको बेचारे को कंफ्यूजन हुआ था, सर अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड आ रहा है, तो रिवर्सिबल है, लेकिन मैंने बेसिकली वहां पे जगह कम थी तो मैंने वहीं पे दिखाया था। बेसिकली केस अलग लेना है आपको, केस क्या लेना है अलग आपको, मतलब सर अगर हम वेपर ही लेंगे, वाटर वेपर ही लेंगे, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ये प्रोसेस कौन सी है, कंडेंसेशन। सर यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे हैं तब जाके वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे बताइए मुझे डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो एंट्रोपी हिसाब से अगर आप देखेंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, लेकिन सिंस जब कंडेंसेशन होता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है।
आपने देखा ना कंडेंसेशन प्रोसेस, वेपर या स्टीम जो होता है अगर वो वाटर की फॉर्म में आता है, आपने कभी देखा है जब आपको स्टीम हाथ पे लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो स्टीम खुद वाटर बन जाता है। जब वो वेपर वाटर में चेंज होता है ना, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो छोड़ता है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको कहते हैं, वही हमारे स्किन को बर्न्स जो है वो देता है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट कंडेंसेशन के दौरान एंट्रोपी तो डिक्रीज हो गई, इसलिए नेगेटिव आ गया, आना चाहिए था पॉजिटिव लेकिन चलो नेगेटिव आ गया। लेकिन उस टाइम डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा बिकॉज यहाँ पे रिलीज हो जाएगा कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक। ये तो क्या है सर, ये तो नॉन फेवरेबल है, ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये फैक्टर तो फेवरेबल कर रहा है ना। अब आपको बताना है क्या ये प्रोसेस होगा। अगर ये प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब है इसका डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा, और होना भी चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर अगर डेल्टा जी है बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, व्हाट डज इट इंडिकेट, डेल्टा जी का वैल्यू क्या है सर, वो तो नेगेटिव है, माइनस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चलो वो कांस्टेंट होता है, इस टाइम डेल्टा एस का भी वैल्यू क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि एक साइड नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ मुझे इस टाइम एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हो डेल्टा जी लेस देन जीरो हो यानी कि नेगेटिव हो, तो बताओ मुझे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होना चाहिए, उस टाइम एंथैल्पी डोमिनेटिंग होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है उस टाइम एंथैल्पी ही डोमिनेट होती है और ये प्रोसेस हो रहा है, और अगर ये प्रोसेस हो रहा है एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं है सर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, मतलब अगर सर हम कोई ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जहां पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ओके, लेकिन एट द सेम टाइम वेपर वापस कन्वर्ट वाटर में हो रहा है। सर क्या ऐसी प्रोसेस हो सकती है, बिल्कुल, उनको आप रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हो, ऐसी प्रोसेस तो होगी, वो तो रिवर्सिबल होगी। लेकिन वैसी प्रोसेस जितना गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ना प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे उतना ही गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं डेल्टा जी का वैल्यू इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस में जीरो आता है, यानी कि ये प्रोसेस हुई है तभी तो इक्विलिब्रियम पे पहुंची है, स्पॉन्टेनियस हुई है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई है, बट अभी किस स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, जहां पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जीरो होता है। सो आई होप उस स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और अगर बाकियों को भी था तो उनको भी थोड़ा रिवीजन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स दीजिए मुझे इजाज़त, हमने आज कंप्लीट 25 लेक्चर्स इसमें किए एंड थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, आप प्रैक्टिस करते रहे। ये जो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आपको पढ़ाए ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, वो है एक तो इक्विलिब्रियम, दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड मे बी शायद आपको अब स्कूल्स ही जाना पड़े और मे बी शायद वहीं पे मुलाकात हो जाए, बट स्टिल हम देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। बस आप मेहनत करते रहिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।